नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बच्चा 8 साल की जिसकी उम्र बताई जा रही है, तन्मय बच्चे का नाम है, और यह बच्चा बोरवेल में गिर गया है। जी हां, बोरवेल में यह बच्चा गिरा है और 6 साल इसकी उम्र के बारे में जानकारी मिली है। 3 दिन पहले ही ये बोरवेल खोदा गया था और इसको ढका नहीं गया था। पिता ने 400 फीट गहरा बोरवेल खुदवाया था। अब ये बच्चा तन्मय नाम का ये जो बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल है, ये करीब 50 से 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बैतूल से आपको बता रहे हैं। बोरवेल में बच्चा गिरा है, 6 साल की उम्र का ये बच्चा है और बच्चे का नाम तन्मय बताया जा रहा है। और ये जानकारी जो है उसके मुताबिक 50 से 60 फीट की गहराई में ये बोरवेल में बच्चा जो है फंसा हुआ है और बोरवेल की गहराई जो है वो 400 फीट बताई जा रही है। अब जैसे ही प्रशासन को खबर मिली है, प्रशासन ने रेस्क्यू दल को मौके के लिए रवाना कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइट से लेकर तमाम चीजें जो हैं वो उनका इंतजाम कर लिया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लिया गया। जानकारी जो मिल रही थी इसके पहले, उसके मुताबिक बच्चे की आवाज भी आ रही है और वो सुन भी पा रहा है। वहां से जरूर खौफ में आकर बच्चा चीख रहा है, जिसकी आवाज भी ऊपर तक सुनाई दे रही है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर शुरुआत कर दी थी बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन अब जैसे ही प्रशासन को खबर मिली है, प्रशासन मौके पर पहुंचा है और मौके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि चूंकि अब अंधेरा हो चला है और यहां पर जाहिर सी बात है कि अंधेरे में रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र है। 400 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जाता है और कुछ दिन पहले ही इसे खुदवाया गया था, लेकिन इसे ढका नहीं गया था। और देखिए लापरवाही कितनी भारी पड़ गई, बच्चे पर ही भारी पड़ गई और बच्चा इसमें खेलने के दौरान गिर पड़ा। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहा था और इसी दौरान वो बोरवेल में जाकर गिर गया। अब बच्चे को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। परिजन परेशान हैं, लेकिन ग्रामीण जो हैं वो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं और साथ ही में प्रशासन को भी अपने स्तर पर मदद मुहैया कराई जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। और सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मौके की तस्वीरें हैं। कर दी गई है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और साथ ही साथ ग्रामीण जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। शैलेंद्र, वाकई में ये घटना जो है एक बार फिर से जो सामने आई है, ये भी बता रही है कि लापरवाही किस हद तक की जाती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब भी सबक नहीं ले रहे हैं। बोरवेल अभी हाल ही में खुदा था लेकिन उसको ढका नहीं गया, बच्चा गिर गया, निकालने की कोशिश चल रही है। क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी तक? देखिए पुनीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस तरह के जब घटनाक्रम पेश आते हैं उसके बाद स्थानीय प्रशासन हो या सरकारें हो, तमाम तरह के वादे या दावे जो है वो ये किए जाते हैं कि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर सतत मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन इस तरह की एक घटना एक बार फिर सामने आई है। बैतूल जिले के जो आठनेर तहसील है वहाँ के मांडवी गांव से यहाँ 6 साल के मासूम बताया जा रहा है कि जो अब उनके पिता के द्वारा ही कुछ दिन पहले बोरवेल खुदवाया गया था और उसी दौरान वो अपने कुछ साथी बच्चों के साथ खेल रहा था और उस दौरान वो बोरवेल में गिर गया। लगभग 30 से 50 फीट के बीच में इसके फंसे होने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम जो है, रेस्क्यू टीम, वो पहुंच गई है और अब जो है वो बच्चे को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। निश्चित तौर पर गहराई 30 से 50 फीट के बीच में है, तो सबसे पहले तो गहराई का आकलन वास्तविक तौर पर यह किया जाएगा कि आखिर कितनी गहराई है। क्या वह बच्चा अगर बेहोश नहीं हुआ है तो क्या वो रस्सी के सहारे वापस आ सकता है या फिर उसके पैडलर को ही गड्ढा खोदना है। अभी चूंकि टीम पहुंची हुई है और लगातार इस प्रयास में लगी है कि बच्चे से पहले संपर्क हो। इसके लिए सीसीटीवी के माध्यम से बच्चे को चेक किया जाएगा कि आखिर वो कितनी दूरी पर है और क्या वो अनकॉन्शियस है या फिर वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ है। तो यदि बेहोश नहीं हुआ तो स्थिति में आसान होगा कि वो एक रस्सी डालकर उसको बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो है वो जिला प्रशासन की टीम और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फिलहाल रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। जी, रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब बहुत ये बहुत जरूरी है शैलेंद्र इस बात को देखना
कि बच्चे की स्थिति क्या है, क्या सीधी अवस्था में बच्चा गिरा है या सर के बल गिरा है? सर के बल जब ऐसे, क्योंकि पुराने मामले देखे जाएं तो सर के बल जब गिर जाते हैं बच्चे तो बहुत ज्यादा घातक होता है उन बच्चों के लिए। क्या जानकारियां वहां से आ रही हैं, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी शुरू करनी होगी, अंदर कैमरा भी पहुंचाना होगा, बच्चे को ये समझाना होगा और इस बात के लिए उसको इत्मीनान कराना होगा कि उसे निकाल लिया जाएगा। 6 साल की उम्र का बच्चा है तो काफी कुछ समझ भी सकता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, जैसा कि पुनीत मैंने कहा कि सबसे पहले जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से इसी बात का पता करने की कोशिश की जाएगी कि एक्चुअल दूरी कितनी है जहां पर बच्चा बोरवेल में फंसा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है 30 से 50 फीट की जो दूरी पर वो फंसा हुआ है। तो अब एक्चुअल दूरी कितनी है और बच्चे की वर्तमान की स्थिति क्या है, क्योंकि कई बार ऐसे देखने में आता है कि बच्चा लंबे समय तक अनकॉन्शियस नहीं होता है, क्योंकि अगर वो, जैसा कि आपने कहा, अगर वो सीधे तौर पर गिरता है तो वो आराम से उसमें बैठा हुआ होता है और उस वहाँ की गतिविधियों पर भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर बनाई जा सकती है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन के माध्यम से उसको, पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन भेजा जाता है, उसके साथ ही उसको खाने पीने का सामान भी भेजा जाता है ताकि उसको किसी तरह की कोई घबराहट ना हो। और ऐसी स्थिति में फिर उसको कहीं ना कहीं साउंड के माध्यम से उसको ये बताया जाता है कि जो पैरेलल रस्सी जा रही है उसको वो पकड़े और लंबे समय तक उसको पकड़ के रहे और धीरे धीरे उसको बाहर निकाला जाता है। तो पहली प्राथमिकता जो है वो रेस्क्यू दल की यही है कि बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए कि आखिर वो कितनी फीट की दूरी पर फंसा हुआ है और इसके साथ ही क्या हुआ है, सामान्य स्थिति में है या फिर वो बेहोश हो गया है। तो ये परिस्थिति जब स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद से ही सारी चीजों पर आगे काम शुरू हो पाएगा कि यदि वह अनकॉन्शियस हो गया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पैडलर खुदाई का काम भी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि खुदाई का काम शुरू करना पड़ेगा। एक चीज मैं शैलेंद्र आपसे और समझना चाह रहा हूं, ऋषु भी हमारे सहयोगी बैतूल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले शैलेंद्र आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या एसडीआरएफ की टीम जो होती है इसको अलर्ट कर दिया गया है, क्या टीम रवाना हुई है या फिर प्रशासन अपने स्तर पर रेस्क्यू कर रहा है वहां पर? देखिए, प्रशासनिक अमला अभी फौरी तौर पर पहुंचा है, लेकिन जिस तरह की जो घटनाक्रम होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एसडीआरएफ की रहती है, क्योंकि वह इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित होते हैं। उनके पास तमाम तरह के जो उपकरण होते हैं वो इस सब की घटनाओं से निपटने के लिए कारगर होते हैं। चाहे वो सीसीटीवी की बात करो, रोशनी के लिए तमाम तरह की चीजें चाहिए होती हैं, उस तक बच्चे तक बात करने के लिए आवाज अगर उस तक पहुंचती रहे और उसकी बात वहां तक आता रहे, इस तरह के जो तमाम टेक्निकल उपकरण होते हैं ये एसडीआरएफ की टीम के पास ही होते हैं। तो निश्चित तौर पर भले ही जिला प्रशासन की टीम अभी फौरी तौर पर पहुंची है, लेकिन एसडीआरएफ को भी निश्चित तौर पर अवगत करा दिया गया और जल्द वो लोग भी पहुंचकर मोर्चा संभालेंगे। जी चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बैतूल से ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजा स्थिति ऋषु अभी तक क्या निकलकर सामने आ रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? अभी किस प्रकार का रेस्क्यू चल रहा है, बच्चा कैसी स्थिति में, क्या क्या जानकारियां आपके पास अभी तक आई? जी देखिए, अभी जो बच्चे की स्थिति है वो अब बच्चे की आवाज जरूर आ रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चा अभी जीवित है, सुरक्षित है। अभी तक उसके तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा है, उसकी मौजूदा स्थिति कैसी है, क्या वो घायल अवस्था में है, उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी है, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट्स रेस्क्यू टीम के पास भी। पूरी कोशिश की जा रही है कि पहले उसे सीधे सीधे बोरवेल के आसपास जो है सुरंग बनाकर निकाला जाए, कि और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो बोरवेल का जो छेद है वो काफी सकरा है, तो इस तरह से एक ही ऑप्शन बचता है कि जो जेसीबी मशीनें आई है उनसे खुदाई जारी है जो बोरवेल के आसपास। ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या संसाधन नहीं है? हमारी आपकी जब पहले बात हुई थी इस खबर को लेकर, तब से लेकर अब तक करीब 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले घटना हुई और प्रशासन को भी खबर लग गई। क्या संसाधन नहीं है या अंदर कैमरा अभी तक क्यों नहीं डाला गया? ऑक्सीजन अंदर पहुंचा दी जानी चाहिए थी, अभी तक ये पता चल जाना चाहिए था कि बच्चे की स्थिति क्या है। क्या कहीं थोड़ी सी लेट लतीफी चल रही है या संसाधनों की कमी आड़े आ रही है? जी हाँ, शुरुआत में ये जरूर देखने मिला, संसाधनों की कमी यहाँ जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि बैतूल में जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है। लेकिन अब जो है आसपास के कई इलाकों से रेस्क्यू इक्विपमेंट्स यहाँ पर पहुंच गए हैं। ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है बोरवेल के अंदर, जिससे कोई दिक्कत ना हो सांस लेने में बच्चे को। लेकिन अभी तक कैमरे के कोई फुटेज भी सामने नहीं आ पाए हैं, जिससे पता चल सके कि आखिर वो कितनी गहराई में और किस अवस्था में है।
जी। और बच्चे की पोजीशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, जो साथी बच्चे उस बच्चे के साथ खेल रहे थे, कैसे गिरा? अचानक से पैर के बल गिर गया या पलट के सर के बल गिर गया? इसके बारे में कुछ जानकारी? ये बताया गया, बच्चे के साथ जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने बताया कि खेलते खेलते उसका पांव जो है वो सीधे जाके बोरवेल में गिरा और बचने के प्रयास में बच्चा सीधा का सीधा जो है वो बोरवेल के अंदर जाकर गिरा है। इस तरह सीधी पोजीशन मतलब ऋषु बता रहे हैं कि सीधी पोजीशन में गिरा है। शैलेंद्र, शुक्रिया आपका ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। आप और जानकारी आपसे हम आगे लेने वाले हैं, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए। शैलेंद्र जो है वो हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे भी समझते हैं। शैलेंद्र, ये खबर वहां से आ रही है, जैसा कि आपने भी सुना कि वहां कहीं ना कहीं संसाधन की कमी आड़े आ रही है और ये बहुत हैरान करने वाला है, इसीलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से ही ऐसी खबरें आती हैं कि बोरवेल खुला है, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। इसकी माकूल तैयारी होना चाहिए कि स्पेशल टीम हर जिले में होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। लोग तो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर से मेरा वही सवाल है कि एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखकर क्या रवाना कर दिया गया है या फिर अभी इंतजार किया जा रहा है वहां से कुछ जिला प्रशासन की टीम की तरफ से रिस्पॉन्स का? देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ऋषु बता रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चे की आवाज आ रही है, तो निश्चित तौर पर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट तो कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये कहें कि उनको बुलाने के भी लिए कॉल कर दिया गया है और जल्द से जल्द वो वहाँ पहुंचे, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा उसके आधार पर ही आगे रेस्क्यू बढ़ा जा सकता है। अगर आवाज आ रही है तो उसको खाने पीने का सामान भी भेजना होगा, पीने के लिए पानी भी भेजना होगा, उसको ऑक्सीजन भी भेजनी होगी और उसकी वास्तविक स्थिति का भी पता करना होगा कि आखिर वो किस परिस्थिति में, क्या हुआ है, गंभीर चोटिल तो नहीं है, क्या उसको किसी तरह की कोई अन्य दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीजों पर लगातार मॉनिटरिंग रखनी होगी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 6 साल का है। ऐसे में उसका ध्यान बटाए रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे उसके साथ परेशानियां हो सकती है। बिल्कुल, परेशानी भी बढ़ सकती है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम के जो लोग होते हैं उनको वो इस बात के विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो राहुल का मामला सामने आया था उसमें कैसे उसको मनोबल दे करके और उस बच्चे को, जबकि मूक बधिर बच्चा था वहां, तो उसको बच्चे को मनोबल देकर कैसे उसे निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो टीम बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। एसडीआरएफ की टीम भी ऐसे ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शुक्रिया आपका। शिवराज कैबिनेट की बैठक की बात कर लेते हैं। अहम बैठक आज हुई थी जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई। इसमें धर्मांतरण को लेकर चर्चा हुई और सख्त कानून बनाए जाने पर जोर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर जरूरत हुई तो और सख्त कानून हम बनाएंगे। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मसलन पिछड़े वर्ग के बच्चों को विदेश में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस योजना के तहत 200 युवा जापान में 3 साल के लिए प्रशिक्षण लेंगे। योजना के लिए कैबिनेट में 6 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं कैबिनेट ने उद्यम क्रांति योजना को मंजूर कर लिया है। योजना पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। इसके तहत सरकार स्वरोजगार के लिए 30,000 लोगों की मदद करेगी। हितग्राहियों को जो लोन दिया जाएगा उस पर 7 साल 3% ब्याज लिया जाएगा। योजना में 50 लाख तक की परियोजना को सरकार मंजूरी देगी। वहीं कैबिनेट ने 226 स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, जबकि सामाजिक न्याय विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। शिवराज कैबिनेट ने सीएम राइज स्कूलों के लिए 2307 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं। वहीं प्रवासी सम्मेलन खेलो इंडिया यूथ कैंप के लिए 178 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही इंदौर के पास MLLP की स्थापना को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट ने इसके लिए 568 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। आज सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के निर्माण के लिए जो आज थी उसकी 2660.66 करोड़ रुपए के निर्माण के लिए स्वीकृत किए जाना की सहमति दी है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं
कि एक महत्वाकांक्षी योजना है। कैबिनेट ने धर्मांतरण के मामले पर चिंता भी जताई और इस पर सख्त कानून बनाने पर जोर भी दिया। और विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले नटेरन में सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जिला योजना अधिकारी को उन्होंने मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल विधायक सांसद के काम न करने पर यह कार्रवाई हुई है और मंच से ही सस्पेंड कर दिया और कहा कि लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये आवेदन मेरे पास आते हैं अलग अलग, एक एक का मैं वो कमिश्नर कलेक्टर को दूंगा। उनमें से कुछ मामले हैं जैसे राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन, अब ये छोटे छोटे काम है। एसडीएम कौन है ये फटाफट होने चाहिए भाई। अगर ये आवेदन मेरे पास आते हैं तो इसका मामला है कि तहसील में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए। इसलिए जितने ही आवेदन आए सब छटवा लो और सारे काम होके जनता को मिल जाए और बाद में मुझे जानकारी मिल जाए और फिर मैं जनता के बीच आया और ऐसे आवेदन मिल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। हमारी ड्यूटी है कि हम ठीक से जनता के इन सारे बेहतर कामों को करके हम दिखाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। भोपाल में सीएम ने पंचकर्म वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया और विदिशा में समरसता सम्मेलन में शिरकत की। विदिशा को विकास योजनाओं की सौगात भी दी। भोपाल में आज से देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। खुशीलाल वैद्य आयुर्वेद चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम को सीएम ने संबोधित किया। उनका कहना था कि ये खुशी की बात है कि आयुर्वेद चिकित्सालय एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा खुशीलाल वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक नए स्थान पर पहुंच गया है। आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, इसका समन्वय करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे व्यक्ति प्राप्त करे, इसकी यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है। वहीं सीएम ने विदिशा के नटेरन में समरसता सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने मंच से अधिकारियों से योजनाओं को लेकर जानकारी ली और निर्देश भी दिए। सीएम ने जिले को विकास योजनाओं की सौगात दी। आईटीआई बनेगी 12 करोड़ 63 लाख 41,000 रुपए की लागत से। इसके साथ साथ यहाँ 35 करोड़ 93 लाख रुपया सीएम राइज स्कूल के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जिलों के दौरे पर लगातार जा रहे हैं। यही नहीं, मॉर्निंग समीक्षा भी कर रहे हैं। सीएम के दौरे को प्रदेश के विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर लव जिहाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया और इसने सियासी पारे को गरमा दिया। गोविंद सिंह ने दरअसल धर्म परिवर्तन को कानूनी हक बताया है। इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। भूपेंद्र सिंह ने लव जिहाद को सुनियोजित साजिश बताया है। बच्चियों को शादी करने का स्वेच्छा से अधिकार है। प्रदेश में लव जिहाद पर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने धर्म परिवर्तन को कानूनी हक बताया और बीजेपी पर माहौल बनाने के आरोप लगाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गोपनीय संविधान बना लिख रखा है, उसको लागू करने के लिए ये षड्यंत्र है, साजिश है। संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। हम तो लगातार घूम रहे हैं, 30-35 साल से राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास तो एक आदमी नहीं आया आज तक। अगर किसी व्यक्ति को किसी धर्म से बच्चियों को शादी करने का स्वेच्छा से अधिकार है। गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। भूपेंद्र सिंह ने लव जिहाद को साजिश बताया, साथ ही कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। आज देश को आवश्यकता है कि चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, इस सब के विरुद्ध बहुत सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है और अब देश को जरूरत है सामान्य नागरिक संहिता की। इसके लिए भी अब देश को आज आवश्यकता है। लव जिहाद को लेकर प्रदेश में कानून है, साथ ही धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाने का सीएम ने ऐलान भी किया है।
ऐसे में इसे लेकर आने वाले दिनों में जुबानी जंग देखने को मिल सकती है। जबलपुर से खबर आपको बता दें, यहां पर कोटवारी गांव की एक घटना इन दिनों कौतूहल का विषय है। लोगों में खौफ पैदा करने वाले खतरनाक सांप को देखने के लिए कोटवारी गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लोग एक जगह पर पहुंचने लगे। एक सांप गांव की कच्ची सड़क के किनारे आकर दरअसल बैठ जाता है। इस सांप के आने जाने का समय बिल्कुल तय होता है। 10 बजे सांप सड़क के किनारे पर खाली जगह पर बैठता है। 2 बजे तक एक ही मुद्रा में आसन जमाए रहता है। 1 महीने से यही क्रम जारी है और इसके बाद इसको देखने के लिए लोग पहुंचने लग गए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट पहुंची 2 दर्जन से ज्यादा छात्राएं, प्रिंसिपल पर लगाया 2 दर्जे का व्यवहार करने का आरोप। गुना में गरीबों का निवाला छीनने की कोशिश, सरकारी राशन के काला